नमस्कार, आदाब, आभार, इस्तकबाल। एग्रोजेट क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं दिनेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के जो जेट पेपर रहा है उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने को मिले। उससे पहले आप लोगों ने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिला है, कैसा पेपर रहा। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा गया हुआ होगा। चलो आइए देखते हैं क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेशन नहीं दिखाएगा। किलेशन का मतलब ये है कि लिगेंड मेटल के साथ जुड़े और वलय बनाए, रिंग बना ले। क्या बना ले? वलय। और वलय बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोई लिगेंड कम से कम कितने बंध बनाए? कम से कम 2 बंध बनाए। ठीक है, कम से कम कितने बंध बनाए? 2 बंध बनाए। अब देख लेते हैं EDTA तो क्या होता है। एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट और ट्राईएसीटेट, कम से कम ट्राईएसीटेट बनाता है 3 और टेट्राएसीटेट बनाता है 4। DMG डाईमेथिल ग्लाइओक्सिम, डाईएथिल ग्लाइओक्सिम जो है डाईमेथिल ग्लाइओक्सिम मिनिममली कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। एथेन 1,2 डाईएमीन, ईन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं ईन। ईन बनाता है कितने? 2 मेटल के साथ में, तो ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है। इसमें ट्राई एसीटेट रहेगा तो 3 बनाएगा, टेट्रा एसीटेट रहेगा तो 4 बनाएगा। थायोसाइनेट आपके पास बचा हुआ इधर SCN-, ये बनाता है कितना? 1। और ये कैसा लिगेंड है? ये उभयधर्मी है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? एम्बीडेंटेड। ये S के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है या फिर N के थ्रू भी कर सकता है, पर एक वक्त में केवल एक ही एटम क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। कैसी? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। किसके साथ में? मेटल के साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का केमिस्ट्री का आंसर आपको देखने को क्या मिला है? SCN-। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या होती है? इधर आइए, देखिए ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम किस में है। इधर देखिए क्या कह रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। Fe का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 या 4s2 3d6 कह दीजिए। Fe2+ की बात कर रहा है। 2+ का मतलब कि 2 s वाले चले गए। कौन चले गए? S वाले 2 चले गए। कैसा रहा? 3d6। अब 3d6 का मतलब कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लीजिए जरा सा। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं इस कंडीशन में। इधर देखिए Fe3+, Fe3+ का मतलब कि 3d6 की बजाय क्या हो गया? 3d5 हो गया। 3d5 होने का मतलब कि पाँचों के पाँचों कैसे हैं? अनपेयर्ड है। इसमें 5 हैं। 2 के कंपैरिजन में किस में कम है? इसमें। CO2+ का देखते हैं। CO2+ का क्या रहता है? CO2+ का रहता है 3d7 4s हो जाएगा 0। 2+ है तो S के दोनों चले गए। 3d7, 3d7 की कंडीशन क्या बनेगी? 3d7 की कंडीशन बनेगी ये, क्या बन रही है? 1 2 1 2 1 2 और 3। कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 है। CO3+, 3+ का मतलब 3d6 हो चुका है। 3d6 होने का मतलब है कि इसमें कितने? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे कम पूछे हैं। सबसे कम कहाँ देखने को मिल रहे हैं? यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 3। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, CO2+। क्या हो जाएगा? CO2+। नेक्स्ट देखिए जरा क्या क्वेश्चन दे रखा है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग सबको पता है किसके कारण होता है? केसीन। किसके कारण होता है जी? केसीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण डाइमर बनाता है? डाइमर हिंदी का एक शब्द होता है द्विलक। ये जो डाइमर आपको शब्द देखने को मिला है, मैंने आपको क्लास में ऐसे कैसे बताया था कि भाई ये शब्द ध्यान में रखना। हिंदी में जो शब्द होता है द्विलक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइमर। डाइमर किसकी वजह से बनाता है? डाइमर बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर H बॉन्डिंग, ये बात ध्यान में रखनी है। या हिंदी में कहें तो आप क्या कहोगे? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। क्या कहोगे? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। छोटा सा मेमो अगर आप देखना चाहो तो मैंने आपको एसिटिक एसिड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये कुछ ऐसा ऐसा रहता है।
ये आपका H रहा, ये आपका O रहा, ये C रहा, ये डबल बॉन्ड O रहा, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही, ये रहा CH3। और इसी डाइमर की वजह से मैंने आपको बताया था कि इसका अणु भार दुगुना देखने को मिलता है। कैसा मिलता है? दुगुना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है? मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जितेंद्र जी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और आपको इसका आंसर बताएं। एग्रोजेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपको यहाँ पर जेट 2024 का जो आंसर की है वो बताया जा रहा है और इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं दिनेश जी सर ने आपको कुछ क्वेश्चंस अभी बताए हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आ रहा है, हमारा जो एक चैप्टर था यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर हमने कुछ औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, एनाल्जेसिक्स औषधियाँ कौन सी होती हैं? तो नॉर्मली जो दर्द निवारक और ज्वरनाशी औषधियाँ होती है वो इस कैटेगरी में रखी जाती हैं और ये ज़्यादातर जो औषधियाँ होती हैं वो सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये सैलिसिलिक एसिड का है और यहाँ पे आपको जब क्लास में पढ़ाया गया था तो क्रेश कोर्स में भी आपको सबसे ज़्यादा जो औषधि बताई गई थी और उसमें याद भी करवाया गया था फॉर्मूला कि ये जो है औषधि, इसको बोला जाता है एस्प्रिन। आपको ये भी बताया गया था कि इसे भूखे पेट यूज़ नहीं करना चाहिए। एस्प्रिन एक दर्द निवारक औषधि है और ज्वरनाशी औषधि भी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एग्रीकल्चर सॉइल केमिस्ट्री से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण जो किया जा सकता है वो चूना पत्थर के द्वारा किया जा सकता है या लाइम स्टोन या चूने के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है, जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी? क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की बात कर रहा है, मतलब डेल वी पूछा है। क्या पूछा है? डेल वी। जब इसकी स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है कितनी, डेल एक्स कितना दे रखा है आपको? डेल एक्स दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, आंसर सारे ही मीटर सेकंड इनवर्स में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? मीटर सेकंड इनवर्स में। तो हमें पहले तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1000 कितना हो जाएगा? इसको 10⁻³ लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻7 मीटर। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वस टू H/4πm, या आपने ऐसा पढ़ा था डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4π या H/2π। हमें पूछा क्या है? डेल वी पूछा है। डेल वी के बराबर अपना फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल वी बराबर H/4πm और इंटू क्या हो जाएगा? डेल एक्स। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल और ये आपका सेकंड इनवर्स। 4 पाई की वैल्यू कितनी रहती है? 3.14 रहती है। एम क्या है? एम मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है जी। डेल एक्स अपने पास कितना है जी? डेल एक्स अपने पास आया है 1 × 10⁻⁻7, क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा सा ऊपर चल लीजिए, कहाँ क्या दे रखा है? -34 दे रखा है, -31 दे रखा है, 10⁻³ बचा हुआ है। 10⁻³ 10⁻7 से चला जाएगा, नीचे बचेगा 10⁻4। 6.626 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास एग्रीगेटली वैल्यू आती है 0.05797 इंटू 10⁻4। और जूल को अगर आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में यहाँ से जो वैल्यू प्रॉपरली यूनिट निकल के आएगी वो आएगी मीटर और सेकेंड इनवर्स। 10⁻4 को 10⁻2 कह सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻2 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5.797। ये पहला आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आ जाइए फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक क्या है?
एमाइड बॉन्ड का क्या पूछा है, जैविक उर्वरक पूछा है। ऊपर ही ऊपर दे रखा है यूरिया, तो दिक्कत कहाँ है, कहीं दिक्कत नहीं है। इधर देख लो यूरिया की स्ट्रक्चर क्या रहती है, C डबल बॉन्ड ONH2। एमाइड कौन सा होता है, इस ग्रुप को आप एमाइड कहते हो। क्या कहते हो, एमाइड। जब ये ग्रुप एमाइड है, इसका मतलब आपके पास में एमाइड बॉन्ड ही मिल गया, तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, एमाइड। आगे क्वेश्चन दे रखा है वो देख लीजिए जरा सा, क्या दे रखा है। प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्राइड देते हैं। इसके लिए मैं जितेंद्र जी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और क्वेश्चन का आंसर आपको करवाएं। वो गए होगे, को नहीं हो गया, ऊपर एक बटन रह गया। फ्यूज हो गया, दबाओ एक बार, खेर है दोबारा कर लेगा सारा शूट होगा ना। बुलाओ नीचे से। अरे कैमरामैन भाई साहब, बाथरूम गए क्या, कन्फर्म है कि बाथरूम में गए, या अनिल जी ने फोन करूं। पूछो पूछो फटाफट। अरे आप बंद को नहीं हो रहे हो। और फ्यूज किसा हूँ होगो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्राइड क्या देते हैं। प्राइमरी एमीन आप जानते हैं, प्राइमरी एमीन किसको कहा जाता है, RNH2। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला भी आप अच्छे से जानते हैं। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पर, तो हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एमाइड। यहाँ कुछ जगहों पर अगर ये सेकेंडरी एमाइड दिया होता तो ये ऑप्शन राइट हो सकता था, क्योंकि यहाँ एमाइड जो बनता है वो सेकेंडरी एमाइड बनता है। लेकिन यहाँ दिया गया है एमीन, और हमें यहाँ पता है कि जो आपको रिएक्शन करवाई गई थी कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब एमाइड के साथ करवाई जाती है, एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एमाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, दो विकिरणों E1 एनर्जी दे रखी है E1, ठीक है जी। तरंग दे रही है लेमडा दिया है, इसके लिए E1 के लिए मैं कह देता हूँ लेमडा 1 कितना दे रखा है अपन को, 800 नैनोमीटर दे रखा है। और E2 सेकंड E2 की बात कर रहा है, और E2 के लिए आपको लेमडा कितना दे रखा है, लेमडा दे रखा है 400 नैनोमीटर। अब बात को सुनिए और समझ लीजिए सीधा सीधा। हमने एक बात ये कही है कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा है, 1 लेमडा प्रोपोर्शनल टू आप E कह दो। ऐसा हमने कहा है कि लेमडा अगर ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी कम रहेगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में लेमडा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जिसका लेमडा कम है वो ज़्यादा है। एक तो ये बात समझ लीजिए, E2 ज़्यादा है किससे, E1 से। या हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी E = H न्यू, या न्यू बराबर हमने क्या कहा था, C/लेमडा, HC/लेमडा, ऐसा हमने कहा था। अब इधर आ जाइए, लेमडा इसको आप अगर लेमडा 1 कहें और उसको लेमडा 2 कहें तो वैसा कह दीजिए, या सीधा सीधा कह दें कि ये 400 है ये 800 है। इसका मतलब कि ये अगर 1 रहेगी तो ये कितनी रहेगी, आधा। या सीधा यूँ कह दीजिए E2 बराबर क्या रहेगा, बराबर करना है तब 2E1, ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ देख लीजिए कहाँ दे रखा है क्वेश्चन, ये रहा 3, ऑप्शन नंबर 3, E2 बराबर क्या दे रखा है, 2E1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, BN क्या है पहले तो ये पता कर लीजिए। बोरोन नाइट्राइड है, क्या है, बोरोन नाइट्राइड। और बोरोन नाइट्राइड की संरचना किसके समान है, स्ट्रक्चर सिमिलर किसके होती है, ग्रेफाइट की होती है।
किसके सिमिलर होती है? ग्रेफाइट के सिमिलर होती है, परतीय संरचना होती है, लेड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, XeF2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसे उच्च तापमान पर F2 तथा X2 के बीच सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। रिएक्शन क्या रहती है वो ज़रा सा देख लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। Xe की F2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो होती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पर लगभग ये, और सीधा सीधा बनता है XeF2। तो ये तो पॉसिबल बात है, सही है, ये तो सही है। XeF2 क्षारीय हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के उपरांत O2 और Xe देता है। क्षारीय में क्या रहता है वो देख लीजिए, XeF2 2XeF2 कह देते हैं, प्लस आप कह दो 4OH माइनस, क्या बनेगा? 2 तो Xe बन जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा आपके पास में F माइनस, प्लस आपके पास में बन जाएगा H2O, कितना बनेगा? एक ये बन गया, और साथ में आपके पास में क्या बनेगा जी? प्लस O2 बनेगा, 2H2O प्लस O2 ये बनेगा। ठीक है, तो क्या O2 और Xe देता है? बिल्कुल देता है, ये O2 बना हुआ, ये आपका Xe रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, XeF2 एक शक्तिशाली अपचायक कारक है। नहीं 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 भाई साहब, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो गया? गलत। XeF2 में 2 बंद जोड़े और 3 एकाकी युग्म, मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 क्या होते हैं? लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसी होती है XeF2 की? लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ये आपका एक लोन पेयर यहाँ रहा, ये एक यहाँ रहा, ये आपका यहाँ रहा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ देख लीजिए, 2 तो, एक तो लोन पेयर यहाँ वाला रहा, एक लोन पेयर यहाँ वाला रहा, 2 तो क्या आ गए आपके पास में? 2 तो आगे बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर देख लीजिए, 1 2 और 3, तो लोन पेयर कितने हैं? 3। तो ये बात भी ठीक है। गलत क्या है? 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। यूरोपियन यौगिकों द्वारा दिखाया जाने वाला सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाते हैं? जनरल दिखाते हैं भाई साहब +3। यूरोपियम या फिर यूँ कह दीजिए लेंथेनाइड्स मोस्टली +2 और +3 दिखाते हैं। +2 वाला तो यहाँ मामला ही नहीं रहा, सिर्फ क्या है? सिमिलरिटी +3 है। तो ये ध्यान में रखना है, यूरोपियम कितना दिखाएगा? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लुईस अम्ल के रूप में बोरोन हैलाइड की शक्ति का घटता क्रम है। मतलब ये है कि लुईस एसिड की किसकी बात कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। जितना बड़ा हैलाइड कनेक्ट रहेगा बोरोन के साथ में, वो उतना ही मोस्ट एसिडिक होगा। यहाँ क्या क्या दे रखा है? BF3 BCl3 BBr3। सबसे ज़्यादा कौन रहता है? Br के साथ कंपैरिजन किया है, तो ऑर्डर बन जाएगा BBr3 ग्रेटर देन है BCl3 के साथ में, और BCl3 ग्रेटर देन है किसके साथ में? BF3 के साथ में। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है किसका? लुईस अम्ल के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये देख लीजिए, वही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें आंसर बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपसंयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल है? क्या कह रहा है? आकार की बात कर रहा है। आकार के लिए क्या कह रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मतलब चतुष्फलकीय की बात कर रहा है। निकल एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो आपको दिखाता है या तो sp3 या फिर dsp2। ये दोनों संकरण डिपेंड करते हैं किस पे? आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक रहेगा और स्ट्रॉन्ग, अगर वीक रहेगा तो sp3 दिखाएगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो sp2 दिखाएगा। अब इधर देख लीजिए ज़रा सा, पीडी की तो बात ही नहीं करनी है, इनको तो छोड़ दीजिए, आप साइड में छोड़ दीजिए। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जनरली देखें तो ये रहता है 3D8 और 4s2। यहाँ निकल है +2 में, किस में है? +2 में। साइनाइड क्या करता है? साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है जो D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, और उस वजह से इसका 3D एक ऑर्बिटल क्या हो जाता है? वैकेंट, कुछ ऐसा हो जाता है,
उस वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसा देखने को मिलता है, 2 यहाँ रहे, 2 यहाँ रहे, 2 यहाँ रहे, 2 यहाँ रहे। S तो +2 की वजह से निकल ही गए, पर Cl कैसा है, Cl वीक लिगेंड है, कैसा है, वीक। तो ये क्या करेगा, ये इसका युग्मन नहीं कर पाएगा पूरे इलेक्ट्रॉनों का, तो फिर ये क्या करेगा, बाहर वाले P को काम मिलेगा, कितने P को, 3 को। इसमें संकरण कैसा देखने को मिलता है, sp3, और sp3 संकरण की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है क्योंकि, क्लास में सीधा करवाया क्वेश्चन है, बाकायदा समझाया था कि भाई ये रीज़न है। क्या था रीज़न, ये था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4, क्या होता है, 2s2 2p4, 2p3, इधर आ जाओ, 1 2 3, कैसा कक्षक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अर्धपूरित कक्षक है। तो अर्धपूरित कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी। उस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इस P से इलेक्ट्रॉन निकालना, इस P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा उस वजह से। तो यहाँ देख लो, आधे भरे हुए कक्ष की अतिरिक्त स्थिरता, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उस वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो यह आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या जलता है, सोडियम ही जलता है भाई साहब। सोडियम को अगर आप किस में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो सोडियम इन प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड, क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड, और उस वजह से सोडियम जलता है। तो कौन जलेगा, सोडियम। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच अभिक्रिया है। इसके लिए मैं जीतू जी को बुलाना चाहूँगा, वो आए और आपको थोड़ा सा आंसर बताएं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 जो आपने अभी, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच में रिएक्शन हो रही है। और आप अच्छे से जानते हैं, ये आपको क्लासरूम में रिएक्शन करवाई गई थी कि फिनोल की रिएक्शन जब भी कभी हम करवाते हैं और अगर इस फिनोल की रिएक्शन में ये OH अगर किसी से रिप्लेस होता है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में ये बेंजीन रिंग के ऊपर उपस्थित अगर हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ से रिप्लेस होता है और उसकी जगह अगर कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ता है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें ये प्राप्त होता है, यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से NaOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को आपको बताया गया था कि इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। आपको नेम वाली रिएक्शंस जो थी वो हमने क्रैश कोर्स में और लॉन्ग ईयर के बीच में खास तौर पे अलग से करवाई गई थी ताकि आप इन रिएक्शंस को इजीली करेक्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अब जो हमारा आंसर है वो हो जाता है आंसर नंबर 3 यहाँ पे, कि तीसरा आंसर जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि संक्रमण धातु सबसे सक्षम उत्प्रेरक उनकी किस समता के कारण बनाते हैं, यानी कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज किया जाता है, उनका ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से उनको कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है कि कई ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्था को ये अपनाने और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नॉर्मली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी है और इसीलिए इनका यूज ज़्यादातर उत्प्रेरक के रूप में या एज ए कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वापस इसी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से ही, कि वर्नर सिद्धांत जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी जो इनकी संयोजकता है या वैलेंसी है
वो वैलेंसी आयनीकरण योग्य होती है। और ये हमारा पहला ही ऑप्शन फिर से राइट है कि प्राइमरी संयोजकता जो होती है वो आयनीकरण योग्य होती है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, अगला सवाल, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ये जो है यहाँ पर जस्ता जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया के उपरांत हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। दो तरह के रिडक्शन हमने यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ सबसे पहले क्लीमेंशन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन, और दोनों ही रिडक्शन में हम क्या कहते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनसे एल्केन बनाए जा सकते हैं। हमने आपको ये रिएक्शन जो है 2 बार पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम ज़्यादातर ये जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के मेथड में, और सेकंड जो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो वापस आपको मिलती है एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन में। वहाँ पे भी हम यही कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है जिंक और कंसंट्रेट जिंक और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में नॉर्मली हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और इस रिडक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। यहाँ क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए आपको खास तौर पे जो कैटलिस्ट है वो याद करवाया गया था, Zn और कंसंट्रेट HCl। बस ये जहाँ आता है तो आपको यही याद रखना है, ये किस रिएक्शन में काम आता है, क्लीमेंशन रिडक्शन में काम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूँगा DK सर को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी है जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे निम्नवत अवस्था में अगली उच्च अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग होगी। क्या पूछा है डेल ई। क्या पूछा है जी, डेल ई पूछा है, और डेल ई यहाँ किसके लिए बात कर रहा है, E2 माइनस E1 के लिए बात कर रहा है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है EI जो है वही क्या रहेगा, E1 रहेगा। तो इधर आ जाओ देख लेते हैं, डेल ई बराबर क्या रहेगा, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 कह दीजिए, ठीक है। अब E1 कितना है, 13.6, E2 हमें निकालना, तो E2 के लिए फॉर्मूला कितना है जी, E2 के लिए हो जाएगा E1 इंटू Z² बटे N²। अब E1 का वैल्यू कितना है, 13.6, Z मतलब एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 1, तो 1 का स्क्वायर। N E2 में N क्या रहेगा, N रहेगा N बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर। कितना आ गया जी, 13.6, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 12 और 1.6, ये आ जाएगा 3.4। E2 कितना आ गया जी, E2 आ गया अपने पास में 3.4। तो सीधा सीधा देख लेते हैं कि भाई डेल ई क्या रहेगा। अपने को क्या दे रखा है, 3.4 माइनस कितना कर देंगे, माइनस 13.6। बात को सुनिएगा, समझिएगा क्या दे रखा है। ऑलरेडी जो E1 और E2 रहते हैं, यहाँ जो अपने को प्लस दे रखा है, वास्तव में इसकी जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट के लिए, E1 के लिए होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वास्तव में कैसी होती है, माइनस 13.6। E2 के लिए जो आएगी वो भी वैल्यू कहाँ आएगी, नेगेटिव में आएगी, कितनी आएगी, 3.4 आएगी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो वैल्यू अपने पास आएगी, ये कैसी आएगी, माइनस, ये रहेगी माइनस, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा माइनस। यहाँ आप चाहे प्लस लगा लीजिए, पर E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 13.6, तो माइनस 3.6, ये माइनस, यहाँ एक माइनस और है, माइनस और माइनस कैसे, प्लस, ये माइनस, तो प्लस के 13.6 से माइनस 3.4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस कितना आया, डेल ई का मान कितना आया जी, 10.2, ये रहा जी 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबको पता है भाई, दही में क्या पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ये राजी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। एक सहज प्रक्रिया, एक मिनट, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं।
ये सहज प्रक्रिया कन्फ्यूज़ करेगी। हाँ ठीक है, मिल गया, अपना काम हो गया, इतनी स्क्रीन में ही हो जाएगा। सहज प्रक्रिया मतलब वो कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सहज किसको कह रहा है? सहज वो कह रहा है स्वतः प्रक्रम की बात कर रहा है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। एक स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी हमेशा ही कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तापधारिता, थोड़ा सा इधर आ जाइए, एंथैल्पी की बात कर रहा है, एंट्रोपी की बात कर रहा है, फ्री एनर्जी की बात कर रहा है। मतलब वो बात कर रहा है आपके पास में एंट्रोपी एस की बात करेगा, एंथैल्पी की बात आ रही है तो एच की बात करेगा, फ्री एनर्जी की बात कर रहा है मतलब वो ई की बात करेगा। आर वेरिएबल्स, अवस्था ये चर हैं, मतलब स्टेट वेरिएबल्स हैं। कैसे हैं? अवस्था फलन है। ये बात ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। एक सहज प्रक्रिया प्रकृति में प्रतिवर्ती होती है। प्रतिवर्ती का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, हाँ, इसे अगर आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात 3 नंबर, ये बात गलत है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, चौथा क्या कह रहा है? किसी निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है कि वो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, जिसे आप ई से दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, वो उसकी छोटी छोटी ऊर्जाओं का योग होती है। चाहे आप वाइब्रेशनल एनर्जी कह दो, चाहे आप काइनेटिक कह दो, चाहे आप और क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा करनाल में कहाँ है? करनाल हरियाणा में है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? आदर्श गैस के रुदोष्म विस्तार में, आदर्श गैस के रुदोष्म विस्तार, रुदोष्म मतलब एडियाबेटिक की बात कर रहा है। रुदोष्म के लिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि रुदोष्म का मतलब ये समझ लीजिए रूट गया जो उष्मा से। किससे रूट गया? उष्मा से रूट गया। उष्मा के लिए आप किसकी बात करते हैं? क्यू के लिए। यहाँ Q0 रहता है। क्या रहता है? Q0। डेल ई के लिए आपने पढ़ा हुआ है, डेल ई कुछ टू क्या होता है? Q प्लस डब्लू। Q क्या है? 0। तो डेल ई किसके बराबर रहेगा? W के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? W के बराबर। तो जो रुदोष्म विस्तार एक्सपेंशन की बात करें तो W बराबर डेल ई या डेल ई बराबर W। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक बात है। विस्तार होने का मतलब ये है कि भाई निकाय काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? निकाय काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, यूरिया के लगातार इस्तेमाल, यूरिया का लगातार इस्तेमाल क्या करेगा? यूरिया का लगातार इस्तेमाल मिट्टी को बना देता है अम्लीय। यूरियाज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन, जिसकी वजह से H+ आयन बढ़ जाते हैं। कहाँ? मिट्टी में बढ़ जाते हैं। उस वजह से मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो मिट्टी को कैसा बनाएगा? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? एक तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो क्लास 13 है, ग्रुप 13 है या समूह 13 है, उसके तत्व जो भी बना रहे हैं कंपाउंड, वो सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और उनमें से एक बात ये पूछ ली यहाँ पे, कह दिया कि भाई साहब हाइड्राइड तो कौन सा रहेगा? B2H6। बोरोन का जो हाइड्राइड है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। B2H6 के लिए खास बात हो रहती है, इसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। समय t के विरुद्ध, समय t के विरुद्ध log a-x का प्लॉट एक सीधी रेखा है। t और log a-x के लिए प्लॉट के लिए क्या कह रहा है? कि एक स्ट्रेट लाइन है, इंगित करता है कि प्रतिक्रिया कैसी है, रिएक्शन कैसी है। रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसी होगी? पहला क्रम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इधर देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो आप कहते हैं log a-x, ये आपका t रहा, आप सीधा सीधा कह देते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ आपका log a। और स्लोप के लिए जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं -k/2.303। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर में। किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में। स्ट्रेट लाइन कहाँ देखने को मिलेगी? log a-x और t में कंपेरिजन बेसिसली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को जाना जाता है वल्कनीकरण कहते हैं, वोल्कलाइजेशन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा जी 3। क्या हो जाएगा? 3। ध्यान में रखना है। वल्कनीकरण, सल्फर के साथ में रबर को गर्म करना क्या कहलाएगा? वल्कनीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करें। कह रहा है कि ये ब्रोमाइड देखिए और जो भी दे रखे हैं, ये देखो एक तो दे रखा है प्राइमरी, आपको कौन सा दे रखा है, प्राइमरी, ये तो रहा आपका प्राइमरी, और ये कैसा है, ये आपका एलाइल ब्रोमाइड दे रखा है, और ये आपका कैसा है, सेकेंडरी। SN1 अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। एक बात ध्यान रखो, एलाइल की जो रिएक्टिविटी होती है SN1 को लेकर के, वो हमेशा ही सेकेंडरी से ज़्यादा रहती है। किससे ज़्यादा रहती है, सेकेंडरी से। इसका मतलब B ज़्यादा रहेगा किससे, C से, और C सेकेंडरी हमेशा टर्सरी से ज़्यादा रहेगा। भाई जनरली बात करें तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, एलाइल, तो ध्यान में रख ले, एलाइल रख लो, उसके बाद में 2 डिग्री रख लो, और उसके बाद में 1 डिग्री। अब ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन A, BC है, देख लो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलाइसिस उत्पादों में से एक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड देता है। इसके लिए मैं जितेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और ये क्वेश्चन देखें। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कि एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलाइसिस उत्पादों में से एक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड देता है तो निम्न में से उपस्थित की पुष्टि करता है। यानी अगर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए। अब फॉर्मेल्डिहाइड हमारा मेन प्रोडक्ट कब होगा, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ओजोनोलाइसिस में अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे रखा है तो आप डायरेक्ट उससे उसका प्रोडक्ट कैसे चेक कर सकते हो। नॉर्मली जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे एथाइनिलिक ग्रुप, वाइनिलिक ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप और एसिटिनिलिक ग्रुप जो है, इनकी अगर बात करें तो आप अच्छे से जानते हो कि ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीधा ऑप्शन देखो, वाइनिलिक ग्रुप या विनाइल ग्रुप जो दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है विनाइल ग्रुप का, कि यहाँ पर सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, इस तरीके से एक ग्रुप आता है। और यहाँ एक चीज आपको सीधा बताया गया था कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो भी कोई एल्कीन दे रखी है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़िए और उसमें हमें डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ना है। तो आपके पास ये विनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड तोड़िए और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इस तरफ जो ग्रुप है उससे हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारा कम से कम एक प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है विनाइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन जो सिंपल 9 या 10th क्लास में या 6th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है कि संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितने % होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% एंड 1% अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ हमारा जो आंसर होता है ऑक्सीजन के लिए पर्टिकुलर पूछा गया है तो 21% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल, नॉर्मली 9th या 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो तो खास तौर पे नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल 3 साइकिल पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है स्थिरीकरण उसमें होता है। दूसरा कि कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है, हमारा पहला टॉपिक तो यही आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस तरीके से होता है। तो बायोलॉजिकल फॉर्म में भी होता है, इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी होता है, तो अलग अलग तरीके हैं। तो फिक्सेशन आता है इसमें। अमोनीकरण नाइट्रोजन साइकिल का खास हिस्सा है, पार्ट है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब ही है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होना नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट नहीं है, ये कार्बन साइकिल का पार्ट आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल हमारे पास आता है, उसके लिए मैं वापस बुलाना चाहूँगा DK सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में सफ़ेद अवक्षेप किसके कारण देता है। इधर ध्यान दो, फिनोल अगर ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बनाता है 2,4,6, 2 ये आपका 4 रहा, ये आपका 6 रहा, तो ये Br, इधर भी Br, यहाँ भी Br, क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल। इसकी वजह से क्या मिलता है, इसकी वजह से आपको मिलता है वाइट PPT
पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। तो देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर हो जाएगा इसमें 36 में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राकृतिक खाद्य रंग है। अरे प्राकृतिक खाद्य रंग देखो इधर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, क्या? कैरोटीन। कैरेटीन ध्यान में रखना है, कैरोटीन क्या है? प्राकृतिक खाद्य रंग है। उसके आगे देख लीजिए, CO2 CO3 2- घटती आबंद लंबाई का सही क्रम है। इधर आ जाओ, CO में बॉन्ड कैसे रहते हैं? कुछ ऐसे रहते हैं, या इसको मैं कुछ ऐसे दिखा दूं। कैसे? अगर आप ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो, नेगेटिव पॉजिटिव वे में बात करो तो। CO2 कैसा रहता है? ऐसा। और CO3 2- कैसा रहता है? ऐसा। ये माइनस और ये माइनस में घटती आबंद लंबाई, सबसे ज़्यादा बॉन्ड बड़ा किस में होगा? CO बॉन्ड। इसमें कैसा संकरण है? sp2। इसमें कैसा है? sp। इसमें भी कैसा देखने को मिलेगा? अगर आप देखोगे तो आपको मोस्टली sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड किन्हीं दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। तो एक तो बात ध्यान में ये रखनी है कि भाई CO और इस दोनों में संकरण तो समान है, पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ रहेगी? CO2 में। यहाँ CO के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 2। यहाँ CO के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 2 एटम के बीच में 3। तो CO2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी CO से। और यहाँ संकरण कैसा आ गया? sp2, S कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा? CO3 2- CO2 और CO, ऐसा कहीं देख लो। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए, आयुपेशी से सीधा सीधा क्वेश्चन है, आसान सा एक क्वेश्चन है, दे रखा है का आयुपेशी नाम क्या है? इधर देख लो क्या कंपाउंड दिया है आपको। कह रहा CH3 CH जिसके साथ जुड़ा हुआ इधर कोई CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2, और जिसके साथ हमने जोड़ दिया क्या? ब्रोमीन। नंबरिंग कर दीजिए, क्या करेंगे आप? कहेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4। 3 पे कौन है? 3 पे है जी मेथिल। 1 पे कौन है? 1 पे है ब्रोमो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1 ब्रोमो। उसके बाद आप कह रहे हो जी 3 कौन है? 3 है मेथिल। नंबर ऑफ टोटल चेन कितने कार्बन के? 4। क्या कहोगे? ब्यूटेन। ऐसा कोई ऑप्शन देख लीजिए, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है? ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं वो आपको कलर दिखा रहे हैं, उसके जो आयन है वो कलर दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं DD ट्रांजिशन की वजह से। DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वहाँ, ये बात हम क्लास में कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के जो आयन हैं वो कलर क्यों शो करते हैं? वो करते हैं DD ट्रांजिशन की वजह से। ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ये आपका सॉल्यूशन था। उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आगे नेक्स्ट आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के सुभाष जी और अदर फैकल्टीज़ हैं वो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।